हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 18 नवंबर और 18 नवंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लियर? देखो एक्चुअली क्या है, मेरा ओपीएस अभी काम नहीं कर रहा है तो मैं एंड्रॉइड पर पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? थोड़ा टाइम लग सकता है। विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट 2000 रिलेटेड टू सेफ हार्बर क्लॉज फॉर सोशल मीडिया। अब ये न्यूज़ में ट्रेंड में है। क्यों ट्रेंड में है? जैसा कि आप जानते हो कि सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि आप यूज करते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम। इवन इंस्टाग्राम का यूज तो ज्यादा हो गया है आजकल, एक्स जिसको हम ट्विटर बोलते थे, और कई सारे प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो। इस पर आपने देखा होगा कि कई सारे लोग बाग मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज को अपलोड करते हैं। इवन मैंने भी कई बार देखा है फेक न्यूज अपलोड की जाती हैं और इनका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। वी कैन से कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। इसमें क्या है कि आप जानते हो कि जितने भी ये सारे प्लेटफॉर्म हैं, इसको रेगुलेट करता है हमारे यहाँ का कानून, एक आईटी एक्ट 2000। कौन सा? आईटी एक्ट 2000। व्हाट आई मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। क्लियर? अब इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 79। अब सेक्शन नंबर 79 क्या करता है? ये जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं सोशल मीडिया के, इनको इम्यूनिटी देता है। किस चीज की इम्यूनिटी? अगेंस्ट लीगल प्रोसिक्यूशन। किसकी? अगेंस्ट लीगल प्रोसिक्यूशन। किस चीज से बचाने के लिए? कि अगर कोई भी यूजर फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन अपलोड करता है प्लेटफॉर्म पर, तो प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसिक्यूशन, लीगल एक्शन नहीं ले सकती गवर्नमेंट। तो ये आईटी एक्ट 2000 सेक्शन नंबर 79 में मेंशन करा गया है। इट प्रोवाइड द पावर, व्हाट आई मीन्स, इट प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म against legal prosecution if any user upload the misinformation or fake news। क्लियर? तो सेक्शन नंबर 79 याद रखना, ये न्यूज में चल रहा है। ये न्यूज में इसलिए चल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इस सेक्शन को खत्म करने के लिए या फिर इसको अमेंडमेंट करने के लिए कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो भी रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज को कंट्रोल करने में। किस चीज को? मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज को कंट्रोल करने के लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल हो। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच कंट्री साइन द यूनिकॉर्न मेस्ट एग्रीमेंट विद इंडिया। अब यूनिकॉर्न का पहले सबसे पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। क्लियर? क्लियर? और मेस्ट्स। अब ये होता क्या है? तो इसको जानने से पहले आप एक एग्रीमेंट सुन लीजिए। क्या हुआ था कि 2015 में इंडिया और जापान ने एक एग्रीमेंट साइन किया था। किस चीज का एग्रीमेंट? कि डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट। डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट ये साइन किया था। बट सिंस 2015 से एक भी टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफर नहीं करी गई है। क्लियर? अब पहली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है जापान, जिसका नाम है यूनिकॉर्न, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना मेट्स। अब ये क्या है? तो आपने वारशिप देखे होंगे, आप कभी नेवी के वारशिप देखना। वारशिप में आपको एक कॉनिकल शेप, जो ऊपर एक कॉनिकल शेप, डोम शेप का एक शेप दिखेगा और उसके ऊपर एक एंगल लगा होगा, दैट इज कॉल्ड अ एंटीना। ये एंटीना लगा रहता है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि स्टिल्थ कैपेबिलिटी देना
स्टील्थ कैपेबिलिटी को एनहांस करना किसके, वारशिप को। अब ये करेंगे जापान इस टेक्नोलॉजी को और इंडिया दोनों मिलके इस टेक्नोलॉजी को यूनिकॉर्न को बनाएंगे। क्या, को डेवलप करेंगे। सिंगल जापान टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगी, टेक्नोलॉजी तो ट्रांसफर करी जाएगी, बट इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी, इंडिया भी साथ में इसके बनाएगी यूनिकॉर्न को। और कौन सी कंपनी, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये कंपनी जापान के साथ मिलके क्या बनाएगी, यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगी, जो कि नेवी के वारशिप है, उसके ऊपर जो डोम शिप होता है उसमें कई सारे एंटीना होते हैं जो कि कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी ऑफ द वारशिप को एनहांस करता है, इवन इसके साथ साथ स्टील्थ कैपेबिलिटी को भी एनहांस करता है। क्लियर, समझ गए। तो इंडिया और जापान ने अभी एग्रीमेंट साइन किया है कि हम जापान टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी स्टील्थ कैपेबिलिटी की। क्लियर, चलते अपन स्टील्थ कैपेबिलिटी मतलब यूनिकॉर्न कैपेबिलिटी। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली टेस्टेड लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। अब क्वेश्चन बनता है कि सर पहले आप ये समझाइए कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है। हाइपरसोनिक मिसाइल, हमने तो मिसाइल के बारे में सुना है, पर ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है। अब देखो दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है ये साउंड की भी स्पीड से तेज चलती है। जैसे हमारे साउंड की जो स्पीड होती है उसको मेजर करते हैं मैक में। क्लियर, अब मैक में मेजर करने के साथ साथ अगर ये कोई भी मिसाइल 5 टाइम्स टू 25 टाइम्स मैक स्पीड से चले, ज़्यादा चले, तो उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। और इंडिया की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल को अभी टेस्ट फायर किया है DRDO ने। किसने, DRDO ने अभी टेस्ट किया है हाइपरसोनिक मिसाइल इंडिया की खुद की। अब इसकी रेंज क्या है, तो इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर। याद रखोगे, 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है। क्लियर, और इसी के साथ एक और बात चीज याद रखना कि ये कहां पर टेस्ट किया, तो इसको टेस्ट किया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा पर, जो कि टेस्ट कैपेबिलिटी है उड़ीसा में, वहां पर इसको टेस्ट किया। क्लियर, समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो इंडिया की हाइपरसोनिक मिसाइल जो पहली मिसाइल है इसको DRDO ने टेस्ट कर लिया है। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज ऑर्गेनाइज जोलीजीबी मेला 2024। तो आप देख पा रहे होंगे ये CM है उत्तराखंड के, जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। क्या नाम है, पुष्कर सिंह धामी। अब आप इसको देखकर एक बात तो समझ गए होंगे, इन्होंने इसको इनॉग्रेशन किया है। तो इनॉग्रेशन इन्होंने किया है तो डेफिनेटली ये मेला भी उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज किया गया होगा। कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया होगा, उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज किया होगा। और ये उत्तराखंड में जुलजीबी वीकेंड से मेला लगता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसका मेन मोटिव होता है स्ट्रेंथन यूनिटी एंड हार्मनी बिटवीन इंडिया, तिब्बत और नेपाल और नाइबर कंट्री जितनी भी हैं उत्तराखंड की, नाइबर कंट्रीज इवन एंड नेपाल, इनके बीच में वी कैन से हार्मनी और यूनिटी को एनहांस करना इसका मेन मोटिव है मेला का। और अपन एक और बात बोल सकते हैं, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन। क्लियर, दैट इज ऑल्सो अ सेकेंड मोटिव ऑफ दिस मेला ऑर्गेनाइज बाई उत्तराखंड गवर्नमेंट। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज इनॉग्रेट सिम्बोसिस दुबई कैंपस। देखो सिम्बोसिस आप जानते हो एक नामी यूनिवर्सिटी है, और इसने सिम्बोसिस ने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खुला है दुबई में। इंटरनेशनल कैंपस खुला है दुबई के अंदर।
अब यहां पर कौन कौन से कोर्स कराएगी, तो ये कराएगी कौन से, मैनेजमेंट वी कैन से टेक्नोलॉजी एंड मीडिया, ये सारे कोर्स कराएगी। क्लियर, सिम्बोसिस। और इसको इनॉग्रेशन किसने किया है, इसको इनॉग्रेशन आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब। एस जयशंकर साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया है, याद रखोगे, इसका इनॉग्रेशन किसने किया है, एस जयशंकर साहब ने, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। क्लियर। और इसी के साथ ये क्या करेगा, एनहांस करेगा रिलेशन को एनहांस करेगा बिटवीन इंडिया एंड यूएई, याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सिंपल था। नेक्स्ट है, रिसेंटली प्रजनेश गुमेश्वरन हैज अनाउंस रिटायरमेंट बिलोंग टू विच स्पोर्ट्स। आप देख पा रहे होंगे इनके हाथ में ये टेनिस है। क्लियर, तो टेनिस के प्लेयर हैं और इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है इंटरनेशनल टेनिस गेम से, और इंडिया के बहुत बड़े प्लेयर हैं प्रजनेश गुमेश्वरन। याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बट इसके बारे में और डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम 2024। अब ये पूछ रहा है कि बताइए वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम कब पड़ता है, तो ये पड़ता है दोस्तों 17 ऑफ नवंबर को। अब 17 ऑफ नवंबर को ही पड़ता है कि कोई डे फिक्स है इसका, बिल्कुल। क्या है, थर्ड संडे ऑफ नवंबर को ये दिन मनाया जाता है, ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम। अब ये डे होता क्या है सर, तो ये क्या है, ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ट्रिब्यूट देने के लिए जो कि रोड के एक्सीडेंट के विक्टिम हुए हैं, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर, याद रखोगे। तो 17 ऑफ नवंबर को कौन सा दिन ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच सिटी ऑफ वर्ल्ड इज लार्जेस्ट इमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डाटा। देखो ये पूछ रहा है कि यूनाइटेड नेशन डेटा के अकॉर्डिंग कौन सी सिटी वर्ल्ड की सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिटर है, तो वो है दोस्तों सिंगाई चाइना की जो सिटी है, ये सबसे ज्यादा इमिटर करती है ग्रीन हाउस गैस का। और इसका एमिशन कितना है, तो देखा जाए तो 256 मिलियन मैट्रिक टन ये करती है इमिट ग्रीन हाउस गैस। और सेकंड नंबर पर कौन है, तो सेकंड नंबर पर टोक्यो कौन सी, जापान की कंट्री है, जापान की सिटी है सॉरी, और ये इमिट करती है 250 मिलियन मैट्रिक टन। क्लियर, याद रखोगे। तो फर्स्ट नंबर पर कौन है, सिंगाई सिटी जो सबसे ज्यादा इमिट करती है ग्रीन हाउस गैस, और वो है सिंगाई। और सेकंड है टोक्यो जो कि सेकंड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिट करती है। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ सराय काले खान चौक इंट्रोड्यूस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो अभी है ना, आप जानते हो यूनियन अर्बन मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर। और ये कौन है, ये फॉर्मर सीएम ऑफ हरियाणा। क्लियर, अब इन्होंने क्या किया है, एक दिल्ली में सराय काले खान चौक है, इसका नाम चेंज कर दिया और इसका नाम कर दिया है भगवान बिरसा मुंडा चौक। अब ये बिरसा मुंडा क्यों, क्योंकि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी थी, बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी थी। और इसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ ट्राइबल प्राइड डे। क्या सेलिब्रेट करते हैं, जनजाति गौरव दिवस, जनजाति
गौरव दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइबल प्राइड डे। क्लियर क्लियर। और 15 नवंबर। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए कि ये दिन बनना कब से स्टार्ट हुआ। वी कैन से ये दिन कब से मनाया जा रहा है। तो 2021 में मोदी साहब ने सबसे पहले डिक्लेयर किया था कि ट्राइबल डे सेलिब्रेट किया जाएगा 15 नवंबर, बर्थडे जब बिरसा मुंडा की बर्थडे होती है। क्लियर। और बिरसा मुंडा कौन है? ये फ्रीडम फाइटर ट्राइबल है, फ्रीडम फाइटर। क्लियर, याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस बाय ऑस्ट्रेलिया टू अलाउ टैलेंटेड यंग पीपल फ्रॉम इंडिया टू वर्क इन द कंट्री। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इवन आपको याद रखना पड़ेगा, जो भी फॉरेन कंट्री में जाके जॉब करना चाहता है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि क्या है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसको बोलते हैं माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में यह डिसाइड हुआ था कि कुछ इंडियन जो स्किल्ड हैं, टैलेंटेड हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके जॉब कर सकते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया उनको वीजा देगी। क्लियर। इसी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने एक स्कीम निकाली है जिसको हम बोलते हैं मैट्स स्कीम। इस स्कीम में क्या है, 3000 इंडियन को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वीजा देगी कि वो जॉब कर सकते हैं 2 साल तक, वी कैन से ऑस्ट्रेलिया के अंदर। क्लियर। तो यही समझते हैं अपन क्या है मैट्स का, मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम। और मैट्स स्कीम में क्या है कि 3000 इंडियन को वी कैन से ऑस्ट्रेलिया ने एक स्कीम निकाली है कि 3000 टैलेंटेड इंडियन को ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो जॉब कर सकते हैं, 2 साल तक रह सकते हैं और 2 साल तक जॉब कर सकते हैं, 2 ईयर तक रह सकते हैं। अब ये पार्ट किसका है, एक क्या हुआ था कि मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने। मोबिलिटी माइग्रेशन एक एग्रीमेंट था जो कि साइन किया था किसने, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था और ये स्कीम इसी का पार्ट है। क्लियर। तो क्या है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में डिसाइड हुआ था कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अलाउ करेगी इंडियन टैलेंट को कि वो ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर सकते हैं, रह सकते हैं। क्लियर। तो इसी के साथ ये लेक्चर 18 नवंबर के और 17 नवंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल 19 नवंबर को नए करंट अफेयर एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।